नमस्कार प्रिय मित्रों। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्र लाया हूं। अगर आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चालू कर रहे हो या मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चालू कर रहे हो तो ये टॉपिक आप लोगों के सबसे बेसिक टॉपिक के रूप में काम करेगा। हम जब एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के क्रम में हम डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी बात को चालू करते हैं। लेकिन मित्रों, इतिहास के किसी भी छात्र को हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके स्रोतों के बारे में पढ़ना चाहिए। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। पुरातात्विक साक्ष्य और उसके साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, इनकी लिमिटेशंस क्या होती है, इनकी सीमाएं क्या होती हैं। क्या चाणक्य के अर्थशास्त्र की भी कोई लिमिटेशन है? क्या मेगास्थनीज की इंडिका की भी कोई लिमिटेशन है? या राजा समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश के जो राजा समुद्रगुप्त थे उनके बारे में जो हमें हरिशेन नाम के विद्वान की प्रयाग प्रशस्ति किताब मिलती है, क्या उसकी कोई लिमिटेशन है? तो हिस्ट्री के जो सोर्सेस रहते हैं मित्रों, हमें अपने प्राचीन अतीत के बारे में जिन स्रोतों से पता लगता है उनकी भी कुछ खासियतें होती हैं, उनका कुछ योगदान होता है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, और उनके साथ साथ उनकी कुछ कमियां भी होती हैं, उनकी लिमिटेशन भी होती है। मित्रों, चाणक्य के अर्थशास्त्र को पूरे भारत ने केवल एक लिटरेरी सोर्स के रूप में ही नहीं मित्रों, चाणक्य के अर्थशास्त्र को पूरा भारत आज एक पॉलिटिकल साइंस पे बेस्ड किताब के रूप में आज तक सेलिब्रेट करता है। कई बार आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे मल्टीपल पोस्ट और वीडियोस देखी होंगी चाणक्य के अर्थशास्त्र को जो ग्लोरीफाई हम कर रहे होते हैं। और वाकई में मित्रों, करे भी क्यों ना, आखिरकार चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वो इतने समय पहले पॉलिटिकल साइंस पे बेस्ड था, राजनीति विज्ञान पे बेस्ड था, स्टेट पे बेस्ड था, राज्य पे बेस्ड था। मित्रों, दूसरी तरफ वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में हमें स्टेट की अवधारणा नहीं दिखती थी, राज्य की अवधारणा नहीं दिखती थी, और चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में पहली बार स्टेट की अवधारणा दी। पॉलिटिकल साइंस पे बेस्ड ये डॉक्यूमेंट था, राजनीति विज्ञान पे बेस्ड ये डॉक्यूमेंट था। वर्ल्ड के दूसरे देशों में मित्रों स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी उभर ही रहा था और चाणक्य ने इसको डॉक्यूमेंट भी करा। तो प्राउड की बात हो भी क्यों ना, आखिरकार ये इतनी इंपॉर्टेंट कृति है, आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमारा बड़ा गर्व है। लेकिन मित्रों, चाणक्य के अर्थशास्त्र एक लिटरेरी सोर्स के रूप में जब आप देखते हो, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के रूप में या मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ के जब आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखते हो, तो मित्रों कौटिल्य के भी अर्थशास्त्र की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, अपनी कुछ कमियां हैं। मेगास्थनीज की इंडिका जो हमें इतना कुछ बताती है मौर्य पीरियड के बारे में, उस मेगास्थनीज की इंडिका की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आज मित्रों मैं आप लोगों को इस मुद्दे पे भरपूर डिटेल से बताऊंगा कि हिस्ट्री को पढ़ने के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, किस तरीके से हम इन सोर्सेस की मदद से हमारे प्राचीन अतीत को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। देख सकते हो आप लोग, इन डेप्थ हम इसको पढ़ेंगे कि भाई लिटरेरी सोर्सेस का काम क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, हिस्टोरियन का काम क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम थोड़ा सा अशोक के इंस्क्रिप्शंस की भी बात करेंगे, क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से मित्रों हमें बहुत हद तक जानकारी मिलती है मौर्य के बारे में। हम इनके लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। हम थोड़ा सा क्लास 6 की एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। और लिटरेरी सोर्सेस के बारे में भी हम बात करेंगे, विशेषकर चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में। बहुत मजेदार मित्रों ये सेशन होने वाला है। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। आइए समझते हैं कि मित्रों आज हम कई सारे हिस्टोरियंस की किताबों से, भले आप आर एस शर्मा की बात कर लो, प्राचीन इतिहास का एक बड़ा फेमस नाम, हम उपिंदर सिंह की बात कर लें, इन्होंने भी बहुत इनक्रेडिबल काम भारत के प्राचीन इतिहास पे करा मित्रों। कई किताबों को इनके द्वारा लिखी गई हैं। उपिंदर सिंह तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुपुत्री भी हैं। रोमिला थापर की बात कर लो आप लोग, इतिहास में इस नाम को भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं भूल सकते हैं। या आप लोग बात कर ले मित्रों नैन ज्योति लहरी की, इनकी नाम भी हम नहीं भूल सकते हैं हिस्ट्री में। एनसीईआरटी की बात कर लो, आप मेरे नोट्स की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो।
मित्रों, सवाल उठता है कि आर्य शर्मा ने, उपिंदर सिंह ने, रोमिला थापर ने, नैन ज्योति लहरी ने और उसके साथ साथ एनसीईआरटी में जितनी भी बातें लिखी गई, उसी की मदद से हम अपने प्राचीन अतीत के बारे में जान पाते हैं। हम इन्हीं के टेक्स्ट्स की मदद से, हम इन्हीं की किताबों की मदद से समझ पाते हैं कि अशोक ने साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ, दक्षिण भारत के राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर रखे थे। अशोक ने साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ मित्रतापूर्ण संबंध मतलब फ्रेंडली रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रखा था। तो मित्रों, इस बात की जानकारी हमें अशोक के दूसरे नंबर के इंस्क्रिप्शन से मिलती है और इतिहासकारों की किताबों से भी मिलती है। हिस्टोरियंस ने इस बात को लिखा है कि भैया अशोक ने साउथ इंडियन स्टेट्स से मित्रतापूर्ण संबंध बना रखे थे। वहां पे उन्होंने युद्ध की नीति को अपनाया नहीं था, एग्रेशन या वॉर की पॉलिसी को नहीं अपनाया था, फ्रेंडली रिलेशन बना रखे थे। अब उसके पीछे का मित्रों पूरा इतिहास है कि आखिरकार क्यों अशोक ने दक्षिण के राज्यों पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया और उन्होंने उनसे दोस्ती की तरफ उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्योंकि मित्रों ज्योग्राफिकल फैक्टर यहां पे काम कर रहे हैं। एक बात मैं आपको पूरे इंडियन हिस्ट्री में बड़ा प्रैक्टिकल रूप से बताना चाहूंगा। किसी भी नॉर्थ के राजा के लिए लगभग ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, असंभव शब्द का भी इस्तेमाल बोल सकते हो आप लोग, कि वो साउथ पे डायरेक्ट रूल करे। मित्रों, अशोक ने कभी भी साउथ पे डायरेक्ट रूल करना नहीं चाहा। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी कभी भी साउथ पे डायरेक्ट रूल करना नहीं चाहा। हालांकि उसने आक्रमण किए, लेकिन आक्रमण करने के बाद वहां के लोकल राजाओं को पुनः स्थापित कर दिया, रीइंस्टॉल कर दिया। अकबर ने भी कभी भी साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ डायरेक्ट उन पे रूल करना नहीं चाहा। वहां के राजाओं को खत्म करके पूरे साउथ इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में लेना नहीं चाहा। क्योंकि मित्रों यहां पे थोड़ी सी ज्योग्राफिकल बाउंडेशंस थी, यहां पे थोड़ी सी भौगोलिक रुकावटें थी और एक साउथ के प्रति ज्यादा व्यवहारिक नीति, ज्यादा प्रैक्टिकल नीति यही होती कि इनडायरेक्ट रूल करो, वहां के लोकल राजाओं की मदद से रूल करो। अशोक ऐसे पहले शासक बने जिसने इस पॉलिसी को एक प्रकार से मित्रों प्रमोट करा, इनडायरेक्ट रूल की पॉलिसी, कि भैया दक्षिण में काफी सारे ज्योग्राफिकल रुकावटें होंगी तो मैं इनडायरेक्ट रूल करता हूं। तो साउथ इंडियन स्टेट्स के प्रति अशोक की इनडायरेक्ट रूल की पॉलिसी थी। उन्होंने इन राज्यों के साथ अपने ने मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखे। क्यों? ज्योग्राफिकल बाउंडेशंस की वजह से। अब मित्रों इस बात की जानकारी हमें कई सारी किताबों से मिलती है कि अशोक ने दक्षिण भारत के राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बना रखे थे। सवाल उठता है कि क्या आर्य शर्मा, उपिंदर सिंह, रोमिला थापर, नैन ज्योति लहरी और एनसीईआरटी की किताबों के जो लेखक हैं, क्या उनके पास कोई टाइम मशीन थी? अशोक का पीरियड तो मित्रों आज से लगभग 2250 वर्ष पहले का था। लगभग मैं बात कर रहा हूं 2250 वर्ष पहले की। तो क्या इनके पास टाइम मशीन थी कि इन्होंने जाके देखा अशोक के पीरियड में कि हां यार, अशोक से तो बड़े मित्रतापूर्ण संबंध थे दक्षिण के राज्यों के? नहीं मित्रों, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टाइम मशीन में जाके यदि हम चीजों को देख पाते तो हम पहले ही देख लेते, ये कोरोना वायरस जैसी समस्या से जो हम आज जूझ रहे हैं, हम पहले ही इसको एड्रेस कर देते। तो मित्रों समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय तो अपनी गति से चलता रहता है। तो अगर इन लोगों के पास टाइम मशीन नहीं थी तो इन्होंने कैसे आज से 2250 इयर्स पहले की हिस्ट्री के बारे में बताया? और मित्रों 2250 साल तो बहुत ज्यादा समय पहले नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो लगभग 4500 इयर्स पहले था। सवाल ये उठता है कि इतिहास की किताबों से जब हम हिस्ट्री को अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, लेकिन इन हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा कि कौन सी चीज कब घटित हुई थी और कौन सी चीज किस लेवल पे चल रही थी? अशोक ने दक्षिण के राज्यों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे या उनके एनिमी रिलेशन थे? ये कैसे पता लगता है इतिहासकारों को? हिस्टोरियंस कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते, अपने प्राचीन अतीत के बारे में कैसे जान पाते? तो मित्रों इतिहासकार अपने प्राचीन अतीत के बारे में
कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस की मदद से जान पाते हैं। आज मैं आपसे केवल दो सोर्सेस की बात कर रहा हूं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी सोर्सेस। मित्रों, आप लोग इस बात को जानते हो कि चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, आज से लगभग मित्रों ये लगभग 2300 वर्ष पहले की रचना है। 2300 ईयर्स पहले लिखा गया। इसकी मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कवरी होती है 1905 में। देखो मित्रों, चाणक्य तो अब इसको लिख के चले गए, लेकिन चाणक्य इसको लिख के चले गए, कुछ वर्षों तक ये अपने कार्य भी करता रहा चाणक्य का अर्थशास्त्र, लेकिन ये धीरे 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 इतिहास के पन्नों में दब गया, जमीन में दब गया। इसकी डिस्कवरी को हमने कब करा? इसकी डिस्कवरी को आधुनिक पीढ़ी ने, मॉडर्न जनरेशन ने 1905 में करा, और उन हिस्टोरियन का या उस व्यक्ति का नाम था आर्य शर्मा शास्त्री। तो आर्य शर्मा शास्त्री के द्वारा 1905 में मित्रों अर्थशास्त्र की डिस्कवरी की गई। लगभग 2300 पहले का यह टेक्स्ट था। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले का यह टेक्स्ट था। तो इनके द्वारा डिस्कवरी मित्रों की जाती है 1905 के आसपास। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र मित्रों मौर्यन हिस्ट्री को बताने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका की बात करेंगे, तो मेगास्थनीज की इंडिका एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक स्रोत है, जिसके माध्यम से हम मौर्य पीरियड के बारे में जान पाते हैं। मित्रों, आप लोग वैदिक पीरियड की बात कर लो। अब जैसे कहा जाता है कि वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र थे, तो भाई हमें कैसे पता लगा? तो भैया ऋग्वेद में कई सारे देवी देवताओं की चर्चा हुई है, और उसमें से सबसे ज्यादा बार चर्चा इंद्र देवता की हुई है। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि भाई इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेदिक काल में मित्रों उसी प्रकार से काफी जगह हमें यह चर्चा मिलती है कि लोग जो थे वो प्रकृति के उपासक थे। तो लिटरेरी सोर्स मित्रों अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो भी काल रहा हो। जैसे कि वैदिक काल की आप बात कर लो तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इनकी मदद से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, जान पाते अपने प्राचीन अतीत के बारे में। फिर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात कर लो तो अंगुत्तर निकाय नाम का ग्रंथ है, कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ है। इनके माध्यम से हम जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में जान पाते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाल दत्त की मुद्रा राक्षस, ये हमें मौर्य पीरियड की जानकारी देती। उसी प्रकार से हरिसेन की द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति हमें समुद्रगुप्त और गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी देती। अकबर नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा हमें उनके बारे में जानकारी देती। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत हमें खिलजी के बारे में जानकारी देती, रानी पद्मावती के बारे में जानकारी देती, और शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी देती। तो मित्रों लिटरेरी सोर्सेज जो उस समय के रहे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस समय की हिस्ट्री को जानने के लिए। लिटरेरी सोर्सेज का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अध्ययन से हमें चीजों के बारे में पता लगता है। जैसे कि इंद्र देवता का सबसे ज्यादा बार डिस्कशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस बात को, इस अतीत की बात को जान सकते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र ही रहे होंगे ऋग्वेदिक टाइम। तो मित्रों एक तरफ आप लोगों के पास होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, जिसकी मदद से आप हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हो, और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इनका भी उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे कि मित्रों लिटरेरी सोर्सेस में आपने देखा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो काफी सारे लिटरेरी सोर्स होते हैं। ये तो वैदिक पीरियड की बात चल रही केवल। अगर आप मौर्य पीरियड में जाओगे तो काफी सारे ग्रंथ हैं, और उनकी मदद से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। और मित्रों दूसरे होते हैं आप लोगों के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, साहित्य। दूसरे होते हैं आप लोगों के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मिल लो कुछ बिल्डिंग मिली हमें, जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कुछ टॉयज मिले, टेराकोटा से बने कुछ टॉयज मिले, कुछ खिलौने मिले। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया, ये एक पुरातात्विक साक्ष्य हो गया।
और इसकी मदद से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह जान पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पीस लविंग सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं उसमें विश्वास करते थे, शांति प्रिय सभ्यता में जीवित विश्वास करते थे, और कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग खुशहाल जीवन को जीते होंगे। क्योंकि मित्रों, खिलौने तो तभी उसी सभ्यता में बनाए जाएंगे ना जो पीस लविंग सिविलाइजेशन। तो हम हड़प्पा सभ्यता की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से, टॉयज की मदद से। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम कहते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत एक्सीलेंट थी। तो मित्रों, कैसे कह सकते हैं हम उत्कृष्ट थी? अरे भैया 4:2:1 रेशियो की हमें ब्रिक्स प्राप्त हुई है। 4:1:1, 4:2:1 की रेशियो की हमें ईंटें प्राप्त हुई। अब मित्रों, ईंटें अगर इसी रेशियो की प्राप्त हुई हैं तो कहीं ना कहीं ईंटों में सिमिलरिटी हमें देखने को मिली। मतलब ईंटों में सिमिलरिटी देखने को मिली। ऐसा नहीं था कि कहीं पे ईंट का साइज 4:2:1 है, कहीं पे 25:10:105 है। उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी थी ईंटों में। ये तो मित्रों सिमिलरिटी तभी होगी जब इनको मेजरमेंट का ज्ञान हो, जब इनको मापन प्रणाली की नॉलेज हो। और मित्रों, क्या एक ग्रामीण सभ्यता में मेजरमेंट की नॉलेज होती है, या एक शहरी सभ्यता, एक अर्बन सिविलाइजेशन को नॉलेज होती है मेजरमेंट की? तो मित्रों, एक अर्बन सिविलाइजेशन को नॉलेज होती है मेजरमेंट की। उसी तरीके से मित्रों उसी तरीके से हड़प्पा में हमें एक बहुत बड़ा ग्रेनरी मिला है, एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। तो ग्रेनरी का मतलब हो गया जहां पे आप फूड को स्टोर करते हो, एक प्रकार का वेयर हाउस आप इसको मान सकते हो। तो मित्रों, फूड को स्टोर तो आप तभी करोगे जब आपके पास एक्स्ट्रा हो। मान लो आपके पास एक्स्ट्रा ही नहीं है तो स्टोर कैसे करोगे? इसको तो आप कंज्यूम कर लोगे। जब आपके पास एक्स्ट्रा है कि भाई आज 28 तारीख है, मेरे पास भोजन है कि मैं अगले 1 साल तक का भोजन स्टोर करके रख सकता हूं, तो मैं स्टोर तो तभी करूंगा ना जब एक्स्ट्रा हो। अगर मेरे पास उतना ही है जिससे मैं सरवाइव कर सकता हूं तो मैं उसको स्टोर थोड़ी करूंगा, मैं तो उसको कंज्यूम करूंगा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हमें ग्रेनरी मिली है, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो हमें इतिहास के ये पन्ने को खोलने में मदद करता है कि भैया हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। उसी प्रकार से मित्रों अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अशोक के साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे। ये कहां देखने को मिलता है मित्रों, पता है आपको? अशोक के दक्षिण भारत के राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। इस बात की जानकारी हमको अशोकन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। मित्रों, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। तो अशोक के एक प्रकार से मित्रों मित्रतापूर्ण संबंध थे, फ्रेंडली रिलेशन थे साउथ के साथ। इस बात की जानकारी हमें कहीं ना कहीं कहां से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब बेसिकली मित्रों क्या था? पिलर से। तो कुछ अशोक के एम्पायर पे मित्रों जगह जगह कुछ पिलर इंस्टॉल किए गए थे। एम्पायर के अलग अलग कोनों में कुछ पिलर इंस्टॉल किए गए थे, बड़े बड़े ऐसे खंभे इंस्टॉल किए गए थे, और इन पे कुछ कुछ लिखा गया था। इन पे जो लिखा गया था, अशोक के ये जो इंस्क्रिप्शन हैं, इस इंस्क्रिप्शन में से दूसरे इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि अशोक ने खुद इस बात को अपने पिलर्स पे इंस्टॉल करके लिखा है कि मेरे या मौर्य स्टेट के साउथ के राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। तो क्या आज जो हमें इतिहासकारों से पता लगा, क्या इतिहासकारों को जो उस बारे में पता लगता है, मतलब अशोक के दक्षिण भारत के राज्यों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रहे, इस प्राचीन अतीत की बात को डिकोड करने में तो मित्रों अशोक के इंस्क्रिप्शंस ने भी तो एक रोल निभाया ना यार। अगर अशोक के इंस्क्रिप्शंस में लिखा है तो हमें इस बात की जानकारी मिली ना। तो भले वो हड़प्पा सभ्यता में टॉयज हो, वो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि पीस लविंग सिविलाइजेशन था। भले वो हड़प्पा सभ्यता की सिमिलर ब्रिक्स का साइज हो, वो हमें जानकारी देता है कि भाई मेजरमेंट प्रणाली का नॉलेज था तो अर्बन सिविलाइजेशन रहा होगा। या भले वो हड़प्पा सभ्यता में मिली ग्रेनरी हो जो हमें इकोनॉमी के बारे में बताती है हड़प्पा के लोगों की। या भले वो अशोक के इंस्क्रिप्शन हो जो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि साउथ के साथ उनके अच्छे संबंध थे। हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मित्रों आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अपनी एक भूमिका रहती है, अपना एक कंट्रीब्यूशन रहता है।
पास मित्रों कई सारे उदाहरण इस चीज के, कई सारे एग्जाम्पल है। मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट बात मिली है, बहुत बड़ी ग्रेट बात मिली है। तो मित्रों उस ग्रेट बात में अकेला व्यक्ति तो नहाता नहीं होगा, हो सकता है किसी विशेष अवसर के लिए उसमें सामूहिक स्नान होता हो, उसमें एक सामूहिक स्नान होता हो, एक सोशल बात होती हो। तो मित्रों ये ग्रेट बात तो हमें यही बताती है कि अगर इतनी बड़ी बात किसी सोशल कॉज के लिए थी तो लोगों का किसी ना किसी प्रकार का सोशल लाइफ भी रही होगी, सामाजिक जीवन भी रहा होगा। देखो मित्रों, अगर सारे के सारे लोग इसमें आपस में जुड़े हुए नहीं होते, एक दूसरे से उनको मतलब ही नहीं होता, तो फिर हम इसको सिविलाइजेशन थोड़ी बोलते। हम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन थोड़ी बोलते। सभ्यता शब्द का मतलब ही यह है कि लोगों को किसी ना किसी प्रकार की सोशल लाइफ रही होगी। इस बात को हम डिकोड एक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की मदद से करते हैं, जो कि ग्रेट बात है। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मित्रों इन सोर्सेस का अपना अपना रोल रहता है। खासकर मित्रों जितने भी बच्चे यूपीएससी के वैकल्पिक विषय की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, उनको तो मित्रों सोर्स की नॉलेज बहुत इन डेप्थ होना चाहिए, बहुत इन डेप्थ होना चाहिए। बल्कि मेरा उनको एक सजेशन है कि जब आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करते हो, जैसे कि आपने पहला टॉपिक लिया हड़प्पा, दूसरा लिया वैदिक, तीसरा लिया महाजनपद, चौथा लिया बुद्ध जैन, पांचवा लिया मौर्य, छठवा लिया पोस्ट मौर्यन, सातवां लिया गुप्तास। अब मित्रों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने बीच के टॉपिक आते हैं, आप तो डायरेक्ट गुप्ताओं में 7वें लेक्चर भी पहुंच गए, बीच के लेक्चर्स का क्या। उदाहरण दे रहा हूं आपको टॉपिक बाय टॉपिक का। तो आप लोगों को ये जो अलग अलग टॉपिक्स दिखते हैं, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप लोग हर टॉपिक के सोर्सेस का विशेष रूप से अध्ययन करें। क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शनल के लेवल पे, हर समय के सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन और लिमिटेशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शनल की तैयारी नहीं भी कर रहा है उसको स्रोतों के बारे में जानकारी होना चाहिए मित्रों, क्योंकि इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम लोग अपने प्राचीन अतीत के बारे में जान पाते हैं, इतिहासकार आपके प्राचीन अतीत के बारे में जान पाते हैं। तो अभी तक मित्रों मैंने बात करी आप लोगों से इस मुद्दे पे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी सोर्सेस किस तरीके से हमारे एंशिएंट पीरियड की हिस्ट्री को डिकोड करने में हमारी मदद करते हैं। इनका अपना मित्रों कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोग देख सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट एंड यूज्ड ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट। तो मित्रों आप लोगों ने अभी एक डिस्कवरी प्लस में नई सीरीज आई है मनोज वाजपेयी की, आप लोगों ने इसका ट्रेलर विलर तो देखा ही होगा। सेनोली के बारे में मैं बात कर रहा हूं, द सीक्रेट्स ऑफ सेनोली। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो डिस्कवरी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, एक्सप्लोर और एक्सकेवेट कर रहे हैं, मतलब खुदाई कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति होता है आर्कियोलॉजिस्ट। और जो लिटरेरी सोर्सेस को पढ़ता है, इंस्क्रिप्शन से इंटरप्रिटेशन निकालता है, और आर्कियोलॉजिस्ट की जो भी डिस्कवरी होती है उनसे जो इंटरप्रिटेशन निकालता है वो व्यक्ति होता है इतिहासकार। और ये मदद करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने। मित्रों मैंने आपसे हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेस के बारे में भी बात करी, और भी बात करूंगा, चिंता ना करिए। और मैंने आप लोगों से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की भी बात करी। मित्रों एक बात समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो कभी कभी आप लोगों को खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में मित्रों कई बार किताबों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हिस्टोरियंस के कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं अर्थात इतिहासकारों की बातों में एक प्रकार की सहमति बिल्ट नहीं हो पा रही है। कोई हिस्टोरियन किसी पॉइंट के बारे में कुछ कह रहा है, कोई हिस्टोरियन किसी पॉइंट के बारे में और कुछ कह रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने अपनी इस बात का उदाहरण आपको आईवीसी के एग्जाम्पल से दिया था। आज मैं आपको ऋग्वेदिक पीरियड से इसका एग्जाम्पल देता हूं। तो मित्रों ऋग्वेदिक काल के बारे में एक हिस्टोरियन एक व्यक्ति हैं। अब जैसे मैक्सिमम किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वेदिक पीरियड जो था उसमें लोग ट्राइबल सोसाइटी थे, मतलब लोगों का कबीलाई जीवन हुआ करता था, समाज इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। ट्राइबल लाइफ का मतलब एक प्रकार से मित्रों लोग विलेजेस में रहा करते थे। अर्बेनाइजेशन इसमें मिसिंग था। शहरीकरण जो था वो ऋग्वेदिक पीरियड में मिसिंग था, शहरीकरण नहीं था। मैक्सिमम लोग इस तर्क से सहमत हैं।
कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि ऋग वैदिक पीरियड में भी अर्बेनाइजेशन रहा था। वो ये तर्क देते हैं, वो ये लॉजिक देते हैं कि ऋग वैदिक काल से हमें हॉर्स ड्रॉन चैरियट मिले हैं। हॉर्स ड्रॉन चैरियट का मतलब क्या हो गया मित्रों? रथ मिला है। अब रथ मित्रों एक घोड़े का तो बना हुआ नहीं होगा, रथ जो होता है उसमें 2-3 घोड़े तो बंधे हुए होते ही। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का, कुछ पुरातात्विक विदों का ऐसा कहना है, अगर हमें हॉर्स ड्रॉन चैरियट मिला है, मतलब अगर हमें रथ मिला है, तो ये रथ तो हमें इसलिए मिला है मित्रों, ये रथ हमें इसलिए मिला है, और इस रथ की खोज से हम ऐसा इसलिए बोल सकते हैं, इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि रथ में 2 घोड़े हैं, मान लीजिए आपस में बीच में क्या है, इसमें स्पेस है, घोड़ों के बीच में स्पेस है, तो लगभग रथ जो था वो तो साइज उसका बहुत बड़ा था, तो लगभग 10-12 मीटर का तो रथ ही रहा होगा। अगर 10-12 मीटर के रथ को रोड पे दौड़ना है तो लगभग 15 से 20 मीटर रोड भी रही होगी। तो ये पुरातात्विक विद ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि यदि रथ का प्रयोग होता था तो कहीं ना कहीं रोड की साइज भी वाइड रही होगी, चौड़ी रही होगी, मतलब 15-20 मीटर या फीट की रोड रही होगी। क्योंकि मित्रों सकड़ी रोड पे तो वो रथ कैसे जाएगा आपका 2 घोड़ों का? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इन्होंने इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की मदद से यह प्रूव करने की कोशिश करी 15-20 मीटर की रोड थी, और यदि 15-20 मीटर की बढ़िया रोड थी तो वो केवल एक शहरी सभ्यता में ही पॉसिबल है, एक ग्रामीण सभ्यता में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं। मित्रों एक प्रकार से बात में दम तो नजर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन पुरातात्विक विदों ने इस रथ की मदद से, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, इसकी मदद से इतिहास के जिन पन्नों को खोजने की कोशिश की उसमें लॉजिक तो नजर आता है, बात में दम तो है। लेकिन मित्रों जब हम इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हटके ऋग वैदिक पीरियड के लिटरेरी सोर्सेस के बारे में जब विचार करते हैं, साहित्यिक स्रोतों के बारे में जब विचार करते हैं, तो हमें पता लगता है कि उनके लिटरेरी सोर्सेस में साफ साफ हमें कई बार ऐसा मौका और ऐसा अवसर होता है जब हमें यह साफ साफ दिखता है कि जो लोग थे उनकी जो इकोनॉमी थी वो सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा नहीं था। यह भी साफ साफ देखने को मिलता है मित्रों कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी विकसित अवस्था में नहीं था। यह भी साफ साफ दिखता है कि टैक्सेशन सिस्टम भी विकसित नहीं था। उनके लिटरेरी सोर्सेस से ऐसा पता लगता है कि सरप्लस नहीं था, ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास नहीं हुआ था, टैक्सेशन सिस्टम का विकास नहीं हुआ था। और मित्रों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे इस तर्क से सहमत होंगे, शहरीकरण के लिए कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें प्री रिक्विजिट के रूप में काम करती है, मतलब ये तीनों ही चीजें जरूरी होती है। आपकी अर्थव्यवस्था यदि सरप्लस होगी, व्यापार और वाणिज्य विकसित अवस्था में होगा, टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली भी बेहतर होगी, तभी अर्बेनाइजेशन आ सकता है, शहरीकरण आ सकता है। तो ये प्री रिक्विजिट होती है, सरप्लस इकोनॉमी हो, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छी मात्रा में हो, टैक्सेशन सिस्टम भी डेवलप्ड हो, तब शहरीकरण आता है। लेकिन मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता में लेकिन मित्रों आप लोगों को ऋग्वैदिक पीरियड में ये तीनों देखने को नहीं मिलते। ऐसा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिटरेरी सोर्सेस से जानकारी मिलती है। एक तरफ जहां पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बोल रहा है कि भैया हॉर्स ड्रॉन चैरियट का प्रयोग था, तो कहीं ना कहीं यहां पे शहरीकरण तो रहा होगा, चौड़ी रोड थी। दूसरी तरफ लिटरेरी सोर्सेस ये बोलते हैं कि सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, तो अर्बेनाइजेशन भी नहीं रहा होगा। तो मित्रों इतना इजी यदि इतिहास होता तो फिर क्या ही बात थी। इनके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के। मित्रों इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। और ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पर्टिकुलरली कौन सा मत सर्वमान्य है, किस मत को ज्यादा स्वीकार किया गया है, किस लॉजिक को ज्यादा स्वीकार किया गया है, तो वो ये वाला लॉजिक है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, क्योंकि सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से जिसने अर्बेनाइजेशन के तर्क को दिया है उनका तर्क उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट किया गया। तो मित्रों आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं।
देखो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में जैसे कि आईवीसी में बात करें तो आईवीसी के पीरियड में हमें मेल और फीमेल की डीटीज मिली है, मतलब महिला और पुरुष दोनों देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, आइडल्स मिली है। उसी के साथ साथ मित्रों पशुपतिनाथ शिव की भी मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ शिव की भी मूर्ति मिली है। तो इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से हम बोल सकते हैं कि यार लोगों का कोई ना कोई धार्मिक जीवन तो रहा था, रिलीजियस जीवन तो रहा था। इतनी बात हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। भाई धर्म होगा तभी तो ये डिटीज मिली ना, नहीं तो ये डिटीज क्यों मिलती? धर्म तो प्रेजेंट था, तब ये मूर्तियां मिली। तो इतना हमने आइडिया लगा लिया कि धर्म प्रेजेंट था। लेकिन मित्रों इंडस वैली सभ्यता के बारे में देखो, धर्म के दो पार्ट होते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। धर्म के दो पार्ट होते हैं, रिलीजन के दो पार्ट होते हैं। रिलीजन का पहला पार्ट होता है आपका रिचुअल्स वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है फिलोसॉफी वाला पार्ट, दर्शन वाला पार्ट, फिलोसॉफी वाला पार्ट। आपने रिचुअल्स वाले पार्ट का तो डिटीज की मदद से या आइडल्स की मदद से या मूर्तियों की मदद से पता लगा लिया कि हां भाई कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन को जीते थे। धर्म का दूसरा पार्ट होता है दर्शन का पार्ट, जैसे ये आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या सोचते थे, ये परलोक और इहलोक के बारे में क्या सोचते थे, दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते थे, ये क्या सोचते थे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद ये कैसे जीवन के बारे में सोचते थे। तो मित्रों इनका जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, आत्मा और परमात्मा का मिलाव, मृत्यु के बाद इंसान का क्या होगा, वो सोच जो थी इनकी, जो फिलोसॉफी, जो दर्शन इनका था, वो आप लोग इनकी मदद से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से मित्रों कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? वो तो आप लोग जब लिखा होगा तभी उसको बेहतर तरीके से बता सकते हो ना कि यार ये लोग आत्मा और परमात्मा, उनकी सोच में तो जाके आप नहीं देख सकते ना, क्योंकि मेल और फीमेल डिटीज मिली है, इससे ये इंटरप्रिटेशन निकालना आसान है कि रिलीजियस लाइफ रही थी, लेकिन सोचते क्या थे वो सोच हम नहीं पकड़ सकते जब तक हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस नहीं होते। तो मित्रों ऐसा भी कहा जाता है कि लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पति और पत्नी की तरह जीवन के दो पहियों के समान होते हैं, और दोनों के मदद से ही इतिहास को डिकोड करा जा सकता है। अगर आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिटरेरी सोर्सेस नहीं है तो आप लोग उनकी फिलोसॉफी के बारे में कभी जान नहीं पाओगे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की कुछ कमी होती है कि हम पिक्चर तो समझ पाते हैं लेकिन एकदम क्लियर पिक्चर मित्रों नहीं समझ पाते, एकदम क्लियर पिक्चर हम लोग नहीं समझ पाते। आप धर्म के बारे में समझ लोगे लेकिन दर्शन के बारे में नहीं समझ पाओगे। तो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की यह कमी। सवाल उठता है मित्रों कि लिटरेरी सोर्सेज जो इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लिटरेरी सोर्सेज को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। अच्छा बाय द वे ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो ये पूरी पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को कॉमेंट में दे रखा है, वहां पे फोन नंबर भी आपको दे रखा होगा टेलीग्राम चैनल की लिंक से, और उस फोन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके हिस्ट्री के हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, और ये पीपीटी को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे दे दूंगा। तो मित्रों अब सवाल आता है कि सर लिटरेरी सोर्सेज की आपने भूमिका बताई, क्या लिटरेरी सोर्सेज की भी कुछ कमी होती है? देखो मित्रों चाणक्य का अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट भारत के इतिहास की रचना है, हमें इस पे प्राउड भी है, क्योंकि मित्रों इतने समय पहले इसमें स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात की गई, पॉलिटिकल साइंस पे बेस्ड था, बहुत प्रैक्टिकल था। इवन चाणक्य की बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी की आज से 2300 ईयर्स पहले हुआ करती थी। मित्रों चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में आज से कई वर्षों पहले यह बोल दिया था कि एक देश का पड़ोसी देश, एक नेबरिंग कंट्री कभी भी उसका दोस्त नहीं हो सकता। आज आप पाकिस्तान की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, दोनों से इंडिया के मधुर संबंध नहीं है। तो एक देश का पड़ोसी देश मित्रों कभी भी उसका फ्रेंड नहीं हो सकता। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र मित्रों इतनी महान रचना थी, कभी मौका मिला तो मैं एक लेक्चर इसके ऊपर अकेला लाऊंगा। लेकिन मित्रों चाणक्य के अर्थशास्त्र की यह कमी है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र का कुछ हिस्सा 323 बीसी मतलब मौर्य पीरियड के पहले लिखा गया, कुछ हिस्सा मौर्य पीरियड के दौरान लिखा गया, और कुछ हिस्सा इसका मौर्य पीरियड के बाद लिखा गया।
कुछ हिस्सा इसका मौर्य पीरियड से पहले, कुछ हिस्सा मौर्य पीरियड में और कुछ हिस्सा मौर्य पीरियड के बाद लिखा गया। प्रैक्टिकली एक व्यक्ति का इतने लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल लगता है। प्रैक्टिकली एक व्यक्ति का इतने लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल लगता है। लगभग 200, 250, 300 वर्षों की बात कर रहा हूं। तो अगर चाणक्य का अर्थशास्त्र अलग अलग कालों की रचना है, अलग अलग पीरियड में इसको लिखा गया, तो एक सवाल ये उठता है कि चाणक्य एक व्यक्ति थे या एक इंस्टीट्यूशन थे, या एक व्यक्ति ने इसके लेखन की शुरुआत करी, बाद में एक इंस्टीट्यूशन ने इस काम को पूरा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लिटरेरी सोर्सेस की भी अपनी कुछ कमी होती है। और मित्रों, सबसे बड़ी कमी मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे कि मित्रों, शेर शाह सूरी, मैं बात कर रहा हूं मित्रों 1540 से 1545 तक के पीरियड की, 1540 से 1545, आज से लगभग 500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था मलिक मोहम्मद जायसी। इसने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम था पद्मावत, और इसने बहुत कुछ शेर शाह सूरी के बारे में भी लिखा। शेर शाह सूरी के बारे में भी ये बहुत सारी बातों को लिखता है। जैसे कि मित्रों, शेर शाह सूरी के बारे में एक बात यह भी कही जाती है, ही वाज, एक बार यूपीएससी ऑप्शनल में भी आपसे पूछा गया कि शेर शाह सूरी वाज ब्रेव लाइक अ लायन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स, कि शेर शाह सूरी एक प्रकार से लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर था। तो यह बात तो मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी ने भी लिखी, जो उसका दरबारी कवि था। सवाल ये उठता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो शेरशाह सूरी के बारे में लिखा, कहीं वो शेरशाह सूरी के पीरियड से इतना ज्यादा तो प्रभावित नहीं था कि उसने सब कुछ अच्छा ही अच्छा लिखा। मित्रों, एक राजा के एम्पायर में तो सेटिस्फाइड लोग भी होते हैं और डिससेटिस्फाइड लोग भी होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पेट भरा हुआ होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पेट भरा हुआ नहीं होता। तो हो सकता है मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के पीरियड में उसकी खुद की हालत बहुत अच्छी रही हो, वो बड़ा मजबूत उसकी पोजीशन हो, और उसकी मजबूत पोजीशन करने में शेरशाह सूरी ने भी एक रोल निभाया हो। इसलिए हो सकता है उसने इतनी ज्यादा तारीफ लिख दी हो जिसकी योग्य शायद शेरशाह सूरी नहीं था। क्या पता मित्रों, इतिहास का एक ये भी सवाल तो होता ही है ना। तो लिटरेरी सोर्सेस की भी मित्रों कुछ कमियां होती हैं। जैसे कि आप समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की बात करोगे, तो प्रयाग प्रशस्ति का तो मतलब ही यही है कि जो प्रयाग पे शासन करता है उसकी प्रशंसा में लिखी गई है। तो हो सकता है उसमें भी थोड़ा एग्जैजरेट हो गया हो। तो लिटरेरी सोर्सेस भी मित्रों थोड़ा सा उनका इंटरप्रिटेशन भी एक जिज्ञासा का मुद्दा रहता है। लेकिन मित्रों, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में दोनों की ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। अब देखो, आप लोग ये मत करना कि कभी कभी क्या होता है मित्रों कि हम लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे ज्यादा विश्वास होता है। जैसे जब मैं अपने स्कूल डेज में हुआ करता था, तो मेरा खुद का भी इस तरफ मन जाया करता था। आप लोगों से मैं एक वाक्य शेयर करता हूं। जैसे बोला जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पे गए थे, मून पे गए थे, और अमेरिका का झंडा उन्होंने वहां पे लगाया। तो हमारे समय की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती थी कि भैया चांद पे तो हवा ही नहीं है। जब नील आर्मस्ट्रांग ने झंडा लहराया वहां पे, मतलब जब नील आर्मस्ट्रांग ने वहां पे झंडा लगाया, आज भी यदि आप उसकी गूगल पे इमेज देखोगे तो वो झंडा तो हमें लहराता हुआ दिखता है। जब चांद पे हवा ही नहीं है तो वो लहरा कैसे रहा था? तो कभी कभी जो बिगिनर फेज के बच्चे होते हैं ना, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ज्यादा जाते हैं। उनको बाल की खाल निकालना बड़ा मजेदार लगता है। उनकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो चाणक्य के अर्थशास्त्र के कंट्रीब्यूशन को ज्यादा नहीं पढ़ते, बल्कि उसकी लिमिटेशन को ज्यादा पढ़ते हैं। तो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं आपको कि हर चीज को आपके शक की नगाशी देखना है, ऐसा नहीं करना है मित्रों। आप लोगों को, खैर जितने लोग प्रीलिम्स और मेंस का अध्ययन करते हैं, उनको कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। ऑप्शनल लेवल पे आप लोगों को थोड़ा लिमिटेशन के बारे में भी आपकी क्रिटिकल ओपिनियन होना चाहिए। आप लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो कंट्रीब्यूशन को ही पढ़ें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को एक स्पष्टता मिली होगी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी सोर्सेस कैसे हमें हिस्ट्री को डिकोड करने पे मदद करते हैं। एक तरफ हमने ऋग्वेद यजुर्वेद की भी बात करी, दूसरी तरफ हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देवी देवताओं की मूर्तियों की बात करी, ब्रिक्स के मेजरमेंट की साइज की सिमिलैरिटी की बात करी, टेराकोटा से बने टॉयज की बात करी।
और ग्रेनरी की भी बात करी और पता लगाया कि इकोनॉमी की हालत अच्छी रही होगी। और उसके साथ साथ मित्रों हमने बात करी ग्रेड बात की, जिससे पता लगाया कि लोगों का सामाजिक जीवन भी रहा होगा, इसलिए इसको सभ्यता कहा जाता है। हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में यह आपका पहला चैप्टर होना चाहिए। और मित्रों आप लोग चाहें तो पैरेलल एनसीईआरटी को भी रीड कर सकते हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी और क्लास 6th की एनसीईआरटी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, जिससे मेरे लेक्चर्स आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हेल्प कर पाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मित्रों।